नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर बीना बंसल। आज हम डायबिटीज़ से होने वाले लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि डायबिटीज़ का इलाज हम इसलिए करते हैं ताकि उसकी वजह से हमें आगे चल के कोई परेशानी ना हो। ज़्यादातर लोगों में कोई तकलीफ़ नहीं होती है, इसलिए डायबिटीज़ होने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल डर जाएं कि अब आगे लाइफ में बहुत तकलीफ़ें आने वाली है। लेकिन कुछ परसेंटेज लोगों में आगे चल के शुगर ऑर्गन्स में इफ़ेक्ट कर सकता है, जैसे कि हार्ट में या किडनी में या आँखों में या पैर की नसों में। तो इसके बारे में अगर हमें जानकारी हो, हमें ये पता हो कि हम इनसे कैसे बच सकते हैं, तो हम ये सारे कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कर सकते हैं। हम सही ख्याल करके सही समय पे अपनी डायबिटीज़ का नियंत्रण करके इन कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं और हम इनसे कैसे बचें। हम इन कॉम्प्लिकेशंस को, डायबिटीज़ के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तरह की कॉम्प्लिकेशन है जिनको हम कहते हैं मैक्रोवैस्कुलर। मैक्रोवैस्कुलर मतलब खून की बड़ी धमनियाँ या बड़े ब्लड वेसल्स में जब परेशानियाँ होती हैं उनको हम कहते हैं मैक्रोवैस्कुलर। और अगर खून की छोटी छोटी वेसल्स में माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो वो एक अलग तरह की परेशानी है। किडनी में, आँखों में और पैर की नसों में बहुत बारीक वेसल्स में शुगर की वजह से लीकेज और डैमेज होने से कॉम्प्लिकेशन आते हैं। और बड़े वेसल्स में अगर कोलेस्ट्रॉल जमता है और उससे वेसल्स में खून जाने का रास्ता अगर ब्लॉक होता है तो हार्ट में ब्लॉकेज हो सकता है। जब हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं होती है तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है। इसी तरह जब ब्रेन के वेसल में ब्लॉकेज होता है तो स्ट्रोक या लकवा की संभावना बढ़ती है। और जब पैर की वेसल्स में ब्लॉकेज होता है तो पैर में गैंग्रीन होने की संभावना बढ़ती है। खून की वेसल्स में ब्लॉकेज होने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। ये डायबिटीज़ के बिना भी बहुत सारे लोगों में हो सकता है, पर डायबिटीज़ वाले मरीज़ों में इसकी संभावना बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए नंबर 1, अगर आपको डायबिटीज़ है तो समय समय पर अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें। और नॉर्मली ब्लड प्रेशर 130/80 से कम होना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर बार बार 140/90 से ऊपर आ रहा है तो इसका इलाज ज़रूर ठीक से करें और इसको 130/80 से कम रखें। नियमित एक्सरसाइज करके, खाने में नमक की मात्रा कम करके, अच्छी मात्रा में फल लेके और एक बैलेंस डाइट करके हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इससे भी अगर हमारा बीपी ज़्यादा रहता है तो हमें दवाइयाँ लेनी चाहिए जो रेगुलर लेनी है, जब तक कि आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं। अपने आप से दवा बंद ना करें। हो सके तो एक ब्लड प्रेशर चेक करने का इंस्ट्रूमेंट घर पे रखें और हफ्ते में एक बार ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल में भी कुछ डिस्टर्बेंसेस होते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में कैरी करने वाले प्रोटीन्स होते हैं, लाइपोप्रोटीन्स, उनकी मात्रा में कुछ संतुलन बिगड़ जाता है। और इसी कारण से खून की धमनियों के अंदर लाइनिंग में ये कोलेस्ट्रॉल जमा होके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और उस इन्फ्लेमेशन से फिर फाइब्रोसिस होके स्कारिंग होती है। तो ये सारा प्रोसेस हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है। धीरे धीरे खून की धमनियों में एथेरोस्क्लेरोसिस चलता जाता है। तो एक समय ऐसा आता है कि वो ब्लॉकेज काफ़ी सीवियर हो जाता है और एकदम से खून का बहाव कम हो जाता है। जब हार्ट की वेसल्स में ऐसा होता है तो एकदम से हार्ट में पेन होना और फिर हार्ट की पंपिंग पे इफ़ेक्ट आने लगता है और इससे सांस फूलने की परेशानी हो सकती है। तो अगर आपको चलने फिरने में कोई तकलीफ़ हो रही है, जैसे कि सीने में जकड़न, भारीपन, दर्द, सांस फूलना या थकान पहले से ज़्यादा महसूस होना, तो हार्ट के डॉक्टर से मिलके अपने हार्ट की जांच ज़रूर कराएं। वैसे भी डायबिटीज़ वाले मरीज़ों को नियमित रूप से हार्ट का टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए, कम से कम 5 साल में एक बार। ज़्यादा ज़रूरी है, टेस्ट कराने से ज़्यादा ज़रूरी है हम कोशिश करें इसको प्रिवेंट करने की। तो हार्ट की बीमारी का प्रिवेंशन संभव है, प्रिडिक्शन बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि ईसीजी नॉर्मल आ गई तो हार्ट की परेशानी नहीं होगी, इको नॉर्मल आ गया तो हार्ट की परेशानी नहीं होगी। तो टेस्ट कराने से ज़्यादा बेहतर है कि हम प्रिवेंट करें उस बीमारी को। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अपनी शुगर कंट्रोल करके,
या A1C कंट्रोल करके। तो इसके लिए हमें A, B, C, D, E ये 5 चीज़ें ध्यान रखनी है। A मतलब A1C नियंत्रण में रखें, B यानी ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रखें, C यानी कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रखें और कोलेस्ट्रॉल की दवा नियमित रूप से लें। डायबिटीज़ के ज़्यादातर मरीज़ों को खासकर 40 साल के बाद कोलेस्ट्रॉल की दवा स्टैटिन रेगुलर लेनी चाहिए, क्योंकि रिसर्च में देखा गया है कि स्टैटिन से हार्ट की बीमारी होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। डी मतलब खाने पीने में ध्यान दें। हमने खाने पीने की डिटेल में चर्चा की है। खाना पीना बैलेंस्ड होना चाहिए, उसमें अच्छी मात्रा में फल और सब्ज़ी होनी चाहिए, क्योंकि फल और सब्ज़ी एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं। उससे खून की धमनियों में इन्फ्लेमेशन कम होता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस प्रिवेंट करने के लिए फल और सब्ज़ी, सारे फल यूज़फुल होते हैं। फलों का रिस्ट्रिक्शन डायबिटीज़ में बिल्कुल ना करें। हेल्दी ऑयल, नट्स और सीड से जो हमें ऑयल मिलते हैं, यानी कि बादाम, अखरोट, पिस्ता, फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड, अलग अलग नट्स और सीड से जो हमें तेल या ऑयल मिलता है, उसका भोजन में ज़रूर से इस्तेमाल करें। आप नट्स और सीड्स ही ले सकते हैं या उनसे बना हुआ ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांस फैटी एसिड यानी कि बाहर से बनी हुई चीज़ों में ट्रांस फैटी एसिड होता है, जैसे कि मार्जरीन में या बेकरी प्रोडक्ट्स में या बाहर के तले हुए सामान में, वो अवॉइड करें, क्योंकि वो एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस काफ़ी बढ़ाते हैं। इसी तरह से सैचुरेटेड फैट यानी घी से बनी हुई चीज़ें या बटर से बनी हुई चीज़ें कम मात्रा में लें, अधिक मात्रा में ना लें। ई मतलब एक्सरसाइज। केवल रेगुलर एक्सरसाइज करके, यानी आधा घंटा वॉक करना है आपको रोज़। सिर्फ आधा घंटा अगर आप रोज़ वॉक करेंगे तो किसी भी दवा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि दवा नहीं लेनी है, वॉक भी करें, वॉक का पूरा फ़ायदा लें और समय पे अपनी दवाइयाँ भी लें। अगर हम इन 5 बातों का ध्यान रखते हैं तो हम अपने हार्ट और ब्रेन की ब्लड सप्लाई को बिल्कुल तंदुरुस्त रख सकते हैं सालों साल, और हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक से बच सकते हैं। माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, अब हम बात करेंगे छोटे वेसल्स में जब कुछ डैमेज होता है शुगर की वजह से, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। किडनी में जब छोटे वेसल्स में डैमेज होता है तो शुरुआती स्टेज में किडनी से प्रोटीन निकलने लगता है, प्रोटीन लीक होने लगता है यूरिन में। ये आप जांच करके टेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए रिकमेंडेड है कि डायबिटीज़ के सारे मरीज़ जब डायबिटीज़ डायग्नोज हो उस वक्त और उसके बाद साल में एक बार यूरिन में एल्ब्यूमिन की मात्रा ज़रूर चेक करें। अगर एल्ब्यूमिन ज़्यादा है तो आगे किडनी की बीमारी और हार्ट की बीमारी होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, और उसको कम करने के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है। डायबिटीज़ की कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो किडनी की बीमारी का प्रोग्रेशन कम करती हैं और हार्ट की बीमारी का प्रोग्रेशन कम करती हैं, इसलिए इसको अर्ली स्टेज में डायग्नोज करना ज़रूरी है। इसी तरह किडनी के और भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि यूरिया और क्रिएटिनिन, जिसको हमें साल में एक बार ज़रूर करना चाहिए। ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों अच्छी तरह से नियंत्रित रख के भी हम किडनी की बीमारी से बच सकते हैं। साल में एक बार किडनी का टेस्ट, यानी कि पेशाब में प्रोटीन या एल्ब्यूमिन की मात्रा और सीरम क्रिएटिनिन ज़रूर चेक करें। अपना ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर हफ्ते में एक बार ज़रूर चेक करें और उसको नियंत्रित रखें, ताकि आपकी किडनी हमेशा के लिए स्वस्थ रहें। आँख के पर्दे पे भी ब्लड वेसल्स के डैमेज से शुगर का प्रभाव दिख सकता है। इसको हम कहते हैं रेटिनोपैथी। अगर ब्लड वेसल्स थोड़ा डैमेज हो जाती हैं तो खून लीक होने लगता है, और अगर ये खून का लीकेज बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर ब्लीडिंग आँख के अंदर हो जाए तो एकदम से नज़र रोशनी जा सकती है। शुरुआती स्टेजेस में आपको महसूस नहीं होगा, तो ये मत सोचिए कि मुझे बिल्कुल सही दिख रहा है और चश्मा भी नहीं लगा है तो मुझे आँख की दिक्कत नहीं है। आँख के डॉक्टर से मिलके अपने रेटिना की जांच कराएं। शुरुआती स्टेजेस में आपको हो सकता है बिल्कुल पता ही नहीं चले कि आँख में थोड़ा थोड़ा डैमेज शुरू हो गया है, और इसको शुरू के स्टेजेस में ही डायग्नोज करेंगे तो हम इसका इलाज सही समय पे कर सकते हैं। फिर से वही है कि हमें इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करनी है। सबसे अच्छा है कि हमें आँख की परेशानी शुरू ही ना हो, इसलिए शुरू के स्टेजेस से ही शुगर अपनी बिल्कुल कंट्रोल में रखें और HbA1c 6.5% से कम रखें। ब्लड प्रेशर भी 130/80 से नीचे रखें। ये अगर आप नियम से अपना शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखते हैं तो किडनी और आईज दोनों प्रोटेक्टेड रहेंगी,
और आपको आगे चल के आँखों की परेशानी नहीं आएगी। पैर की नसों में भी शुगर की वजह से डैमेज हो सकता है और इससे पैरों में सुनपना, शुरुआती स्टेजेस में पैरों में जलन महसूस होती है, खासकर रात में, और ये कभी कभी बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है। इससे लोगों की नींद भी डिस्टर्ब होती है और कुछ मरीज़ों में काफ़ी परेशानी की स्थिति आ जाती है, क्योंकि जब ये पेनफुल न्यूरोपैथी होती है तो इसका कोई आसान इलाज नहीं है। फिर धीरे धीरे वो नर्व्स बिल्कुल डेड हो जाते हैं और पैरों में सुनपना आने का डर रहता है। ऐसी स्थिति में अगर पैर में कभी कोई इंजरी हो जाए, यानी कि पैर में अगर आपको कांटा लग जाए या पैर जल जाए, तो आपको महसूस नहीं होगा और इससे पैरों में घाव होने का डर रहता है। ये घाव रातों रात बढ़ सकता है और कुछ लोगों में घाव हील नहीं होने की वजह से एम्प्यूटेशन यानी पैर काटने की, उंगलियां या पैर काटने की भी नौबत आ जाती है। ये सारे भयानक कॉम्प्लिकेशन से हम आराम से बच सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन ना हो इसी की कोशिश रहेगी अगर हम अपने शुगर का ध्यान रखें और ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। पैरों की साल में एक बार ज़रूर जांच कराएं। पैरों में आपकी सेंसरी फंक्शन कैसा है, पैर आपकी कितना महसूस कर पाते हैं, इसको आप डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करवाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि सेंसेशंस ठीक हैं कि नहीं हैं। अगर थोड़ा सा सेंसेशन कम है तो पैरों की देखभाल बहुत ध्यान से करें। चेहरा देखें ना देखें, पैर ज़रूर रोज़ एक बार देखना है। खुद अगर पैर देखने में परेशानी है तो किसी और को, फैमिली मेम्बर को बोलना है कि रोज़ पैर की एक बार जांच करें कि कहीं कोई छोटा घाव तो नहीं हो रहा है। आपके पैरों में अगर सेंसेशन कम है तो इंजरी से बचने के लिए कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। कुछ मैं यहाँ गिना देती हूँ, जैसे कि बिना चप्पल या जूते के बिल्कुल नहीं चलें, क्योंकि अगर फर्श पे कुछ कांटा या चुभने वाली चीज़ होगी तो वो आपको पैर में घाव कर सकती है। गरम सरफेस पे बिल्कुल ना चलें। लोग मंदिर या ऐसी जगहों पे जाते हैं तो बिना चप्पल के चलने से कई बार उनके पैरों में जलने से डैमेज हो जाता है। इसी तरह सर्दियों में हीटर के सामने बहुत क्लोज अगर आप पैर रखेंगे तो आपको पैरों में जलने से परेशानी हो सकती है। एक दो मरीज़ हमारे पास ऐसे आए हैं जो ड्राइविंग करते थे लंबा और जिस जगह पे प्रेशर पड़ता था वहाँ उनको घाव हो गए। तो सारे प्रेशर पॉइंट्स पे घाव होने का डर रहता है। आप जूता पहन के चल रहे हैं तो जूता जिस जगह पे प्रेशर डाल रहा है वहाँ शुरुआत स्टेज में कैलस, आपको हार्डनेस मिलेगी और धीरे धीरे फिर वहाँ घाव होने का डर रहता है। तो अंगूठे के नीचे कई बार पैरों का शेप बदल जाता है और पैरों की उंगलियां मुड़ जाती हैं तो जूता ऊपर के भाग में भी रगड़ने लगता है, तो वहाँ पे भी घाव होने का डर रहता है। हील पे भी कुछ लोगों को प्रेशर से घाव होने का डर रहता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो ज़्यादा चल फिर नहीं पा रहे हैं, वो बिस्तर में लंबा लेटे हैं, तो जिस जगह पे लेटे हैं उन जगहों पे प्रेशर अल्सर्स होने लगते हैं। तो ये प्रेशर पॉइंट्स को पहचानना है और कोशिश करना है कि वो प्रेशर पॉइंट से हम ऑफलोडिंग करें प्रेशर, यानी कि जूता बदल के देखें। शुरुआती घाव है तो उसको बिल्कुल पैर उस भाग को ज़मीन पे रखना ही नहीं है। तो ये कुछ सावधानियां हमें पैरों की देखभाल करके हम अल्सर्स बढ़ने से रोक सकते हैं। रोज़ पैर को अच्छी तरह साफ़ करें और अच्छे से पोंछें, गीला नहीं छोड़ना है, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, खासकर उंगलियों के बीच में। तो उंगली के बीच में भी पैर को पोंछें और एक बार चेक कर लें कि वहाँ फंगस से इन्फेक्शन या कट्स तो नहीं हो रहे हैं। नाखून काटते वक्त सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि नाखून काटते वक्त कई बार एक तो गोलाई में नाखून ना काटें। कई लोग गोलाई में नाखून काटते हैं और फिर नेल इनग्रोथ होने लगता है। नाखून बिल्कुल सीधे स्ट्रेट काटना है। और अगर नाखून हार्ड हो गया है, जो कई बार शुगर वाले मरीज़ों में नेल डिस्ट्रॉफी हो जाती है, नाखून हार्ड हो जाते हैं, तो फिर आपको स्पेशल नेल कटर्स से पैर नाखून काटने पड़ते हैं या किसी और की मदद लेके काटें। ऐसा ना हो कि साइड में आपका उंगली में उससे कट लग जाए। तो ये हो गए डायबिटीज़ से होने वाले लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, और हम इन सभी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। इनके बारे में जानना इसलिए नहीं ज़रूरी कि हम कोई डराना चाहते हैं, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इनसे बच सकते हैं। ये सब प्रिवेंटेबल है। एक बार कॉम्प्लिकेशन आ गया तो फिर वो रिवर्स नहीं होते, इसलिए समय रहते हमें ध्यान देना है। हम आज जो चीज़ें करेंगे तो 15 साल बाद या 20 साल बाद हम अपना फ्यूचर बहुत सुधार सकते हैं और इन सारे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। धन्यवाद।